हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। इससे पहले हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन की थी। तो आपके पास एक सवाल यहाँ पर आता है कि जो इससे पहले की क्वेश्चन हम लोगों ने बात की है, उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो जरा इस बात को समझने के लिहाज पर ज़रूरी है कि आप कैसे समझेंगे। आपने पढ़ा था कि वेव फंक्शन जो है वो पोजीशन और टाइम इन दोनों का फंक्शन होता है। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि जो पोजीशन x है जैसे यहाँ पर, और टाइम t है, इन दोनों का फंक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो वेव में कन्वर्ट हो गया। तो अलग अलग लोकेशंस पर इसकी प्रेजेंस है और अलग अलग टाइम पर है। मतलब आपकी लोकेशन मान लो x1 x2 इस तरह से लोकेशन आपको दिखाई, और टाइम भी आपने t1 t2 इस तरह से अलग अलग टाइम है। तो हम इस वेव फंक्शन की समझना चाहते हैं, इस वेव फंक्शन की एनालिसिस करना चाहते हैं कि अलग अलग पोजीशन और अलग अलग टाइम पे क्या होगा। अब ये जानकारी कैसे निकाली जाए, तो इस जानकारी को निकालने के लिए श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी आई एच क्रॉस del by del t of psi which is function of xt times some Hamiltonian x psi xt। ये एक इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन में आप खास बात देखो, आपके पास ये वेव फंक्शन है, यहाँ भी वेव फंक्शन है, लेकिन इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक तरह का ऑपरेटर इसको कहा जाता है, ऑपरेशन आपने किया है आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और राइट साइड में आपको उसका रिजल्ट मिल गया है। तो समझ लो ऐसे ऐसे कैटलिस्ट आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में कि आपने एक्स और वाई को रिएक्ट कराने में मान लो एक कोई कैटलिस्ट डाला, आखिरी में जेड मिल गया, लेकिन वो कैटलिस्ट एज इट इज आपको मिल गया। तो वैसे ही इस वेव फंक्शन में से आपने ऑपरेटर लगाया, आपको वो जानकारी मिल गई जो आप चाहिए थे, और आपको वेव फंक्शन जस का तस मिल गया। इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या खास बात है कि इसमें हमारा वेव फंक्शन एक्स और टी दोनों ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब हमारा सवाल ये है कि हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालना है। इसका मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि कैसी इक्वेशन लिखें जो केवल वेव फंक्शन के इस पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे। टाइम के साथ वेव फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ सिस्टम का व्यवहार कैसे बदल रहा है, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब ये इंटरेस्ट क्यों नहीं है, ये हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम टाइम के साथ नहीं देखना चाहते हैं। हमें टाइम के साथ सिचुएशन फिक्स है, टाइम के साथ सिनेरियो फिक्स है, तो हम नहीं देखना चाहते हैं टाइम की डिपेंडेंसी। ऐसा सिचुएशन, ऐसा प्रॉब्लम हमारी ऐसी है कि हमें सिर्फ पोजीशन के साथ क्या वेरिएबल है ये देखना है। तो इस बात को हमें आज के इक्वेशन में, आज की डेरिवेशन में इसी बात को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट। तो वो वाली इक्वेशन जो थी ना, इसमें टाइम चुकी है इसलिए इसको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कह सकते हैं। तो आप पहले शुरू करोगे कि बाय श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, बाय श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कैसे लिखोगे? आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई फंक्शन ऑफ एक्स टी है, एंड एच क्रॉस, या एच क्रॉस की जगह पे ऐसे आप इसका पूरा टर्म लिख सकते हो, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी पोजिशन का फंक्शन टाइम साई एक्स टी। इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक काम। अब हम लिखेंगे जो वेव फंक्शन है साई एक्स टी, मान लें ये पोजीशन का पार्ट है और इसमें एक टाइम का पार्ट है। देखो ये थोड़ा सा क्रूशियल सी चीज़ है। हमने क्या किया, हमारा जो वेव फंक्शन था उसको हमने दो हिस्सों से तोड़ दिया। एक हिस्सा एक्स वाला पोजीशन डिपेंडेंट है, एक हिस्सा टाइम डिपेंडेंट है। कर सकते हैं ऐसा, मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर दोनों तरह के डिपेंडेंसी एक साथ मौजूद हैं तो उनको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अच्छी बात है। तो यहां से अब हम इसको अप्लाई करते हैं। लेट मी जस्ट चेंज सो दैट यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज हियर। सो आई एच क्रॉस है और आपने डेल बाई डेल टी किया और किसको रख दिया यहाँ पर? फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद फिर आपने माइनस एच क्रॉस बाई 2m रखा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर रखा, और यहाँ भी रखा फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद फिर आपने वी एक्स रखा और इसके साथ भी रख दिया फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, ये जो सब बार बार ब्रैकेट में लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ टाइम, ये आप अंडरस्टूड है, तो अब इसको आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर, अब आप एक चीज़ यहाँ पर खास तौर पे देखोगे, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है भाई, ये टाइम डिपेंडेंट डी बाई डी टी है, तो ये सिर्फ एफ पे ही अप्लाई होगा क्योंकि वही टाइम डिपेंडेंट है। ये एक्स पोजीशन डिपेंडेंट है, तो ये सिर्फ फाई एक्स पर अप्लाई होगा। तो पहले केस में टाइम के साथ जब f को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका फाई जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और जब यहाँ x के साथ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। सो आपके पास आ जाएगा आई एच क्रॉस। अब आप इस कांस्टेंट को बाहर रख दोगे तो सिर्फ आपके पास बचेगा डेल एफ अपॉन डेल टी। और यहाँ पर माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m है, यहाँ अप्लाई करोगे तो आपका f जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ हो जाएगा डी टू फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और अब बचेगा v फंक्शन ऑफ x फाई, और f ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर कर दिया। अब क्या करोगे? इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय
फाई टाइम एफ बोथ साइड्स। अब आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मान लें, इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ फाई एफ से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ कर रहे हो तो कोई इतनी दिक्कत नहीं, कर सकते हो मैथमेटिकली। तो आपके पास है आई एच क्रॉस फाई है ही है, डेल एफ बाई डेल टी है, और इसको डिवाइड कर दो फाई एफ से। यहाँ पर माइनस एच क्रॉस बाई 2m है, एफ है डी टू फाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, डिवाइड कर दो फाई से एफ से, और v है उसके साथ फाई और f है, डिवाइड कर दो फाई और f से। तो ये तो पहले पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर f के साथ कट जाएगा, यहाँ फाई के साथ कट जाएगा। ऐसा काट पीट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, अब आप देखो यहाँ बचेगा आई एच क्रॉस बाई एफ डेल एफ बाई डेल टी, राइट साइड में बचेगा माइनस एच स्क्वायर बाई 2m 1/फाई डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस v। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एक बहुत ही क्या कह सकते हो क्रूशियल इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ से हमें समझना है एक चीज़ को, आप इस चीज़ को जरा ध्यान से देखें कि इस इक्वेशन में एक तरफ तो आपके पास टाइम वाली चीज़ें हैं, है ना, एक तरफ आपके पास बिना टाइम वाली चीज़ें हैं जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रही हैं। अब यहाँ सवाल ये होता है कि समय पे डिपेंड करने वाला ये फैक्टर और बिना समय के डिपेंड करने वाला फैक्टर आपस में बराबर हो गए, ये कैसे हो सकते हैं, क्या कैसे हो सकते हैं? एक जिसमें समय का ही बोलबाला है, एक जिसमें समय का कोई लेन देन नहीं है, पोजीशन का ही बोलबाला है, और दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए जरा समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई इस तरह कोई शेप है, ये आपके पास शेप है, और मैंने कहा ये शेप इस शेप के बराबर है। तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है साहब, इन दोनों के शेप का तो हम नहीं, दिखने में तो गलत अलग लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो पहला वाला शेप है ये किसी कांस्टेंट a के बराबर है, और दूसरा वाला शेप भी किसी कांस्टेंट a के बराबर है, क्योंकि इन दोनों ये a और a एक ही हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। मे बी ये ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मान लो कि ये है, ये एक एरिया है जो गोल्ड का है, ठीक है, गोल्ड का है, और ये वाला जो शेप है ये गोल्ड, ये मान लो कि ये 24 कैरेट गोल्ड का है, ये 22 कैरेट गोल्ड का है। तो भले आपको ये थोड़ा शेप में साइज में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इन दोनों का प्राइस सेम है। तो जो कि दोनों का प्राइस सेम है, इसीलिए आपने 24 कैरेट गोल्ड का जो ये शेप है और 22 कैरेट गोल्ड का थोड़ा सा बड़ा शेप, इन दोनों को बराबर रख रहे हो। मतलब इनहेरेंटली इनके पीछे कोई ऐसा टर्म है जो कि दोनों में सेम है, इसलिए इन दोनों को आप सेम कह रहे हो। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ अगर ये पार्ट टाइम वाला है 1 और ये पार्ट 2 जो है ये बिना टाइम का है, दोनों सेम है, इसका मतलब है कि बोथ दीज टर्म, दिस इक्वेशन इज वैलिड, दिस इक्वेशन इज वैलिड। इसको वैलिड मान सकते हैं ओनली इफ बोथ पार्ट्स, ओनली इफ both parts of above equation equal to some constant एनर्जी। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी ही है जो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है। तो यानी कि आप आई एच क्रॉस अपॉन एफ डेल एफ बाई डेल टी को लिख सकते हो एनर्जी ई। ऐसे ही आप माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m 1/फाई डी टू फाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v, इसको भी बराबर लिख सकते हो ई के। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 3, इसे मान लें क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4। क्योंकि हमें टाइम इंडिपेंडेंट बात करनी है, तभी हम इक्वेशन नंबर 3 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो आप इक्वेशन नंबर 4 से क्या लिख सकते हो, देखो भाई इसको इधर ले जाएं, ठीक है, तो माइनस एच क्रॉस बाई 2m 1/फाई डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर e माइनस वी हो गया। फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डी टू फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस वी टाइम फाई, और इस पूरे टर्म को भी हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा डी टू फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर विथ माइनस साइन ई माइनस वी फंक्शन ऑफ साई। सो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो डी टू फाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी फाई बराबर 0। इस तरह से बच्चा हम लोगों ने इस शेप को, इस इक्वेशन को प्राप्त कर लिया, और यही इक्वेशन जो है इसी को श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। ये इसमें जो कहीं टाइम नहीं, देखो फाई भी फंक्शन ऑफ एक्स का ही है, टी नहीं है, डिफरेंशिएशन भी एक्स के साथ हो रहा है, एनर्जी तो कांस्टेंट है, वी भी पोजीशन का फंक्शन होता है, टाइम का नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ये आ गई है, और यहीं पर आपका डेरिवेशन समाप्त होता है। लेकिन अगर आप कहोगे सर उस इक्वेशन का क्या हुआ, इसका क्या, इसका कोई रोल ही नहीं है क्या, ये बस ये ऐसे फिजूल में आ गई है? तो ऐसा नहीं कि फिजूल में आ गई है। इस इक्वेशन से हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं।
इससे हम स्टडी स्टेट की बात करते हैं। अब सवाल यहाँ पर दूसरा हिस्सा चल रहा है कि हाउ टू डिफाइन द स्टडी स्टेट सोल्यूशन। अगर ये पूछने को तो सिलेबस में तो है ही है श्रोडिंगर इक्वेशन, तो पूछने को तो पूछ सकते ही हैं। आप इसको भी समझ लीजिए कि स्टडी स्टेट इक्वेशन में आप क्या करोगे। तो स्टडी स्टेट इक्वेशन में आप देखोगे कि हमारे पास क्या है कि आप कह दो बाई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थे, 3 थी शायद, इक्वेशन नंबर 3। तो बाई इक्वेशन 3 आपके पास है आई टाइम एच क्रॉस बाई एफ डेल एफ अपॉन डेल टी बराबर सम कांस्टेंट ई। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ डेल एफ बाई एफ है, इसको खाली एक तरफ रखेंगे, बाकी इधर ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि आप लिखोगे डेल एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई बाई डी टी। आपने इसको रीअरेंज कर दिया। अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है भैया, इंटीग्रेट कर दोगे तो जाएगा डेल एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन आई एच क्रॉस इंटीग्रेशन डेल टी। क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं लग रही है तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा देंगे। आपको मालूम है 1 अपॉन एफ, जैसे 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स है अगर आपका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एफ इज इक्वल टू ई अपॉन आई एच क्रॉस टी प्लस सी। अब सवाल है कि भैया सी क्या है, सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो अब आप लिखोगे कंसीडर कंडीशन, कंसीडर जब t 0 था तो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की वैल्यू भी 0 थी। भाई जब f जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने कहा कि जब t 0 है, इनिशियल कंडीशन ये माने कि f भी 0 है। सो आपके पास अगर यहाँ पर f भी 0 है, यहाँ पर t भी 0 है, तो आपका c भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, log f इज इक्वल टू, अब यहाँ पे काम करते हैं, i से मल्टीप्लाई कर दें, आई ई टी अपॉन आई स्क्वायर एच क्रॉस। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली हम डिनोमिनेटर में i नहीं रखते हैं, इट इज़ जस्ट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। सो ये आ जाएगा आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस टाइम टी, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखो यहाँ पर इधर log f है, इधर ये सारा टर्म है, तो आप अगर इसको हटाओगे तो आपको f बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। इस तरह से आपके पास f की वैल्यू आ गई। सो आपके पास सो द टोटल वेव फंक्शन गिव्स, सो द टोटल वेव फंक्शन गिव्स psi फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू phi फंक्शन ऑफ x, एंड f की जगह आप लिख दोगे माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो इस तरह से प्यारो हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा फंक्शन आ गया, जो ये हमारा जो वेव फंक्शन है, ओवरऑल वेव फंक्शन, इसमें जो आपने 2 हिस्से बांटे थे, एक वाला हिस्सा पोजीशन का था, एक हिस्सा टाइम का था, तो वो सब कुछ हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब हम इसको देखते हैं कि इसको स्टडी स्टेट सोल्यूशन क्यों कहते हैं। तो इसके लिए जरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें, तो आप निकालोगे द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी p की वैल्यू जो होती है वो मॉड साई एक्स टी के स्क्वायर के बराबर होती है। बेसिकली ये जो वैल्यू होती है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई को साई के साथ मल्टीप्लाई करके आप पा सकते हो। तो अब देखो आपको मालूम है साई बराबर क्या है, साई बराबर है सम वेव फंक्शन x e की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो ये क्या होगा, ये भी यही होगा, साई फंक्शन ऑफ एस ई की पावर आई की जगह पे माइनस आई को माइनस आई कर दोगे, हो जाएगा प्लस आई ई टी बाई एच क्रॉस। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर माइनस आई जो कि नेचुरली आया ही था, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आई को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आई से। तो जैसे आई की जगह माइनस आई रखोगे आपका प्लस हो जाएगा, तो ये असल में कट जाएगा ये। तो ऐसी स्थिति में भाई आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सिर्फ आएगी इसकी वैल्यू के बराबर, ये जो इस पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है उसी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये समय के साथ नहीं चेंज हो रहा है, इसमें टाइम डिपेंडेंट कोई फंक्शन है ही नहीं, दिस इज द स्टडी स्टेट। तो इसीलिए हमारी प्रोबेबिलिटी फिक्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए हम इस सोल्यूशन को स्टडी स्टेट सोल्यूशन कहते हैं। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस होल थिंग। तो इस तरह से प्यारो आपने देखा कि यहाँ पर एक तो हम लोगों ने ये बात कर दी कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, ट्रू श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब आप कहोगे सर यहाँ पर वेव फंक्शन की जगह पर सिंबल की बात है ना, वो तो सिंबल की बात है, हमने शुरू में सिंबल ले लिया साई, तो हमने उसको तोड़ दिया फाई और एफ में। अगर हम शुरू सिंबल लेके चलते फाई और उसको तोड़ देते साई और एफ में, तो आपको यहाँ पर साई दिखाई पड़ता। तो इसलिए ये कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ साई है, वो तो बुकों में स्टैंडर्ड तरीके से साई लिया जाता है, इसलिए ले लिया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कोई प्रॉब्लम की तरह से मत देखिएगा कि सर आपने साई की जगह पर फाई के टर्म में बता दिया, कोई बात नहीं, साई फाई सब हम नहीं माने हैं और हम शुरू से डिफाइन करते आ रहे हैं ना। देखो फिजिक्स में क्या है, अगर आप कहीं पर कुछ नोटेशन चेंज कर रहे हो तो उसको डिफाइन कर दो। मतलब आप कह रहे हो कि लेट द वेव फंक्शन इज फाई, देन डिफाइन दिस, लेट
लेट द वेव फंक्शन इज आई, डिफाइन इट। इफ यू हैव डिफाइंड इट, नो इशू। आपने रैंडमली, अब आप रैंडमली कहीं पर कभी एफ यूज कर रहे हो, फिर कभी वहाँ पर कोई जाई यूज कर दे रहे हो, कभी वहाँ पर कैपिटल थीटा यूज कर दे रहे हो, तो कैपिटल फाई यूज कर दे रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। इफ यू हैव डिफाइंड इट, नो इशू। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन को डिराइव कर लिया। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।